हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले एस वाई जी सी एस पी में चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टॉक एक्सचेंज एंड इन दैट वी हैव ऑलरेडी completed 3 parts, right? And in our today's video students we are going to discuss about 3 important things. First we are going to discuss about management of stock exchange, then organization structure of stock exchange in India and then membership of stock exchange. सो ये तीनों चीज़ जो है बहुत स्मॉल सा है, तो एग्ज़ाम में चांसेस कम है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ ले या 3 मार्क्स के लिए पूछ ले, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि बहुत स्मॉल सा टॉपिक है। ओके, सो जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है इसको। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आपको उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको उसको बैठ के रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जब भी आपको एग्ज़ाम के पहले आप एक बार जस्ट रीड भी कर लोगे इसको, तो आपको सारी चीज़ें फिर से समझ में आ जाएगी, राइट? चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमको पता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। और मैनेजमेंट संभालता कौन है? कमिटीज़ बनाना पड़ता है, डिफरेंट कमिटीज़ बनती है जो लोग मैनेजमेंट संभालते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगा, बस आपको कमेटी का नाम याद रखना है, दैट्स इट। पहला दिया हुआ है हमको, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लुक्स आफ्टर द ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को और मैनेजमेंट को संभालती है स्टॉक एक्सचेंज के। क्लियर? चलो, द कंपोजिशन, पावर्स एंड द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी डिफर्स। मतलब उनका कंपोजिशन कौन कौन होंगे, उनके हाथ में कौन कौन से पावर्स है, नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वो डिफर्स, मतलब डिफरेंस होता है डिपेंड अपॉन द एक्सचेंज टू एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिपेंड होता है कि कमेटी का नाम क्या होगा, कमेटी में मेंबर्स कौन से होंगे, उनके पास पावर कौन कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें। देयर आर अदर सपोर्टिंग कमेटीज़। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इनको असिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारी कमेटीज़ होती है। सी टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव कमेटी लाइक एडवाइजरी कमेटी, लिस्टिंग कमेटी एसेट्रा। ओके, तो बस ये इतना ही है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट? चलो अभी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो इसमें हमको दिया हुआ है, इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंज मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉरम्स। सो स्टॉक एक्सचेंज 3 तरीके के फॉरम्स में इस्टेब्लिश हो सकता है। पहला जो दिया हुआ है आपको दैट इज़ वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, दे आर जस्ट गिव द सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। ओके, चलो आगे। कंपनीज विथ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, कंपनीज, वो कंपनीज अपना शेयर यहाँ पे लिस्टेड कर सकती है जिनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। ये लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक बार उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सी आपने से एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज़ किया है, एक शेयर 10 रुपये का है और आपने 10 शेयर्स परचेज़ किया है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। ओके, तो मेरा माउस ठीक नहीं है तो इसके लिए हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। चलो, सो 10 शेयर्स आपने लिया, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होगा कंपनी को दैट इज़ ₹100, राइट? अच्छा, एक शेयर 10 रुपये का है, 10 शेयर आपने लिया है, एक शेयर 10 रुपये का है, आपने सिर्फ पे किया है 6 रुपीज़। दैट मीन्स आपने 60 रुपीज़ पे किया है अब तक के। ऑलराइट, 60 रुपीज़ आपने पे किया है। तो जो पे करते हैं उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ऑन शेयर्स, पहला चीज़। सेकेंड, 10 शेयर्स आपने लिया है, एक शेयर 10 रुपये का था, आपने 6 रुपया पे कर दिया, बचा कितना पे करने का बाकी जो है दैट इज़ ₹4। 4 रुपया आपको और पे करने का बाकी है, दैट मीन्स 40 रुपीज़। ओके, तो टोटल शेयर का जो वैल्यू था दैट इज़ ₹100 जो आपको पे करना था, जिसमें से यू पेड ओनली 60 रुपीज़। नाउ जो अनपेड है, जो अभी तक ये पे नहीं किया हुआ है दैट इज़ 40। तो ये जो 40 रुपीज़ बचा हुआ है इसको आप बोलोगे अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, जो पैसा पे करने का बाकी है। तो जो मेंबर्स का लाइबिलिटी होगा, जो शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी होगा, वो सिर्फ इतना ही होगा जो उसको ऑलरेडी पे करना था, पे करने का बाकी था। और कंपनी अगर बंद होती है इन बिटवीन
तो आपको जो पैसा पे करना होगा एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आपका वही अमाउंट आपको पे करना होगा. दैट इज़ कॉल्ड कंपनीज विथ लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स. मतलब जितने शेयर्स पे पैसा आपका बाकी है वही आपका लाइबिलिटी है. क्लियर? तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल. आई होप आपको समझा होगा, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझा होगा, देन अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो अभी बात करते हैं थर्ड वाला, दैट इज कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. अब इधर पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जब आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया मान लो, तो वहाँ पे आपको जो कंपनीज होगा और आपके बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें आप ये शो करोगे कि आप गारंटी ले रहे हो कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, दैट मीन्स जब कंपनी बंद होगी, एट दैट टाइम जो भी लाइबिलिटी होगा उस लाइबिलिटी में आप 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करोगे. मतलब इतना पैसा आप देने वाले हो, ये आप गारंटी ले रहे हो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द शेयर्स. तो इसको बोलते हैं कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. कि इतना लाइबिलिटी आप पे करोगे. अगर हुआ तो, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं ज़रूरत है पे करने की, लेकिन अगर पे करना पड़ा तो इतना अमाउंट आप पे करोगे, उसका आप गारंटी ले रहे हो. इस कंपनी को हम लोग बोलते हैं कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. क्लियर? चलो आई होप आपको समझ में आया होगा. ये आपको डिटेल लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया. आगे देखते हैं. द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 प्रोवाइड्स रूल्स फॉर देयर फंक्शनिंग. ओके, सो ये एक्ट के अंदर इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आगे लाइसेंसिंग, उनका लाइसेंस लेना पड़ता है. रिकॉग्निशन एंड फॉर कंट्रोलिंग स्पेकुलेशन. ओके, सो इस तरीके से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है और उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को. ऑलराइट, सो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. चलो लास्ट आता है हमारा, दैट इज मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सो बहुत ही सिंपल, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मेंबरशिप में डिफर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज. दैट्स इट. मतलब अगर आपको मेंबरशिप लेना है स्टॉक एक्सचेंज की तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करना होता है. अभी हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है फ़िलहाल. ओके, अब अगर आपको एग्ज़ाम के बाद में अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत मालूम करना होगा तो आपकी बुक में ही ये लिखा हुआ है दैट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिफर वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज. वहाँ पे आपको ये सारे कंडीशन रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने के लिए मिल जाएगा. ओके, और एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, तो अभी जितना आपको लिखना है, जितना आपकी बुक में दिया हुआ है आप उतना करो और वही चीज़ों को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाओ. राइट, सो ये था आपका 3 पार्ट इस आज के वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन. एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी. मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में. टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.